अरस्तु के चिंतन में शाश्वत तत्व, ये आज का हमारा विषय है। और यदि पूरी अरस्तु को पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमने किस तरीके से पढ़ा है, ये आप सभी जानते हैं। और बहुत कुछ आपने समझ लिया होगा कि हम अरस्तु के कितने ऋणी हैं। एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी अरस्तु के चिंतन का कितना ऋणी है, ये अब तक हम जान चुके हैं। मनुष्य से लेकर के मनुष्य को सबसे पहले उन्होंने सामाजिक प्राणी बताया, और ये बात अरस्तु ने ही सबसे पहले कही कि मैन इज ए सोशल एनिमल। फिर उसके बाद क्रम से यदि हम चलें तो राज्य का बहुत अधिक महत्व अरस्तु ने बताया। हालांकि प्लेटो ने भी राज्य को बहुत अधिक महत्व दिया था, लेकिन प्लेटो ने जो बात बताई राज्य को लेकर वो वर्तमान में प्रचलित नहीं है। अरस्तु ने जैसा कहा कि परिवारों से मिलकर ग्राम बनते हैं, ग्राम से फिर उसके बाद में नगर राज्य बनते हैं, तो ये एक अवधारणा ज़्यादा प्रचलित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अरस्तु ने बताई वो ये बताई कि व्यक्ति और राज्य, इन दोनों के बीच के संबंध किस तरीके के हों। प्लेटो ने राज्य को बहुत अधिक महत्व दिया और व्यक्ति को बहुत गौण कर दिया, लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं कहा। अरस्तु ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बताया, साथ में अरस्तु ने व्यक्ति को परिवार रखने की छूट दी, संपत्ति रखने की छूट दी। तो ऐसा प्लेटो ने रिपब्लिक में नहीं कहा था, क्योंकि उन्होंने अपने दार्शनिक और सैनिक वर्ग को ना तो परिवार रखने की छूट दी थी, ना संपत्ति रखने की। लेकिन अरस्तु बहुत ही खुले मन से ये कहते हैं कि संपत्ति किसी भी व्यक्ति का एक निजी अधिकार होता है और वो उनको रखनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है कि वो राज्य और व्यक्ति, इन दोनों के बीच में एक बहुत झगड़ा रहता है कि कौन बड़ा है। व्यक्ति को जैसे उदारवादी चिंतन यदि हम वर्तमान में देखें तो व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, आदर्शवादी राज्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इतने समय पहले ही अरस्तु ने इसका समाधान दे दिया था, और व्यक्ति और राज्य के बीच किस तरीके से एक आंगिक एकता उन्होंने बताई कि जो संबंध हमारे शरीर और हमारे अंगों के बीच में है, शरीर के अंगों के बीच में, वही संबंध व्यक्ति और राज्य के बीच में पाया जाता है। तो ये इस विवाद को उन्होंने उसी समय समाप्त कर दिया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन अरस्तु ने हमें दिया है। इसके बाद वैसे ऐसे अरस्तु के चिंतन में ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनकी लेकर हम उनकी आलोचना करते हैं, जैसे उनका दास प्रथा के संबंध में उनका जो दृष्टिकोण है वो आज मान्य नहीं है। और फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो उनकी दृष्टि केवल नगर राज्यों तक सीमित थी, बहुत बड़े राज्यों तक उनकी दृष्टि नहीं गई। तो ये भी उनके चिंतन के कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसे हम कहते हैं किसी भी चिंतक में अपने समय की परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ता है। तो यूनान के समय ये सब बातें प्रचलित थीं, इसलिए उनके चिंतन में इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा। लेकिन प्रत्येक जो चिंतक है जिसे कि आज हम पढ़ रहे हैं किसी न किसी कारण से, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे सार्वभौम तत्व होते हैं, कुछ ऐसी शाश्वत बातें होती हैं जिनके कारण हजारों साल बीत जाने के बाद भी उनको हम बहुत ही सम्मान और बहुत ही इज्जत के साथ पढ़ते हैं और वहाँ से अपना ज्ञान लेते हैं। तो आइए हम बात कर रहे थे अरस्तु के शाश्वत तत्वों की। अरस्तु ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमको दी, एक मेथड दिया, और वो मेथड था इंडक्टिव मेथड, जिसको हम कहते हैं आगमनात्मक पद्धति, अध्ययन की आगमनात्मक पद्धति। ये वर्तमान में यदि हम शोध देखें, रिसर्च किस तरीके से होते हैं, तो उसमें दो तरीके की पद्धतियाँ यूज़ की जाती है, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। तो निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो प्लेटो ने जो पद्धति यूज़ की वो निगमनात्मक थी, यानी कि वहाँ सत्य की घोषणा पहले हो गई और फिर तथ्य ढूंढे गए। अरस्तु की जो पद्धति थी वो आगमनात्मक पद्धति थी, यानी पहले तथ्य ढूंढे गए और फिर सत्य की घोषणा की गई, यानी क्या रिजल्ट्स निकले उसके बारे में बताया गया। तो ये इंडक्टिव मेथड जो है ये हमें अरस्तु ने सबसे पहले यूज़ किया, और ये राजनीति विज्ञान को अरस्तु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। साथ में कंपैरेटिव स्टडी,
ये अरस्तू ने पहली बार की तुलनात्मक अध्ययन। और जैसा कि बार बार इस बात को कहा जाता है कि 158 संविधानों का अरस्तू ने तुलनात्मक अध्ययन किया, फिर रिजल्ट्स निकाले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, क्या अपना चिंतन दे रहे हैं, इससे पहले ये भी ज़रूरी है कि हम किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, किस पद्धति को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ नई पद्धतियाँ जो हैं वो अरस्तू ने हमको दी, जिनका आज बहुत आयत से प्रयोग हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में। इसके बाद यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान की बहुत सी ऐसी अवधारणाएं हैं, जैसे कि कानून के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में अगर हम देखें, और फिर उसके बाद में जैसे संविधानवाद के संदर्भ में, ये सब अरस्तू के चिंतन में हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। जैसे बार्कर हैं, बार्कर उन्होंने यूनानी राजनीतिक चिंतन पर बहुत ही विशद अध्ययन करके अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। और बार्कर ने अरस्तू को लेकर एक टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी ये है कि अरस्तू की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो है उनका संविधानवाद। अब संविधानवाद क्या होता है, ये तो एक वैसे मतलब वर्तमान वाला शब्द है, प्रचलित शब्द है, लेकिन संविधानवाद का मतलब होता है जहाँ पे जो जनता है, एक तो संविधान, लेकिन वो संविधान किस पर आधारित होना चाहिए, जनता के विश्वासों पर, उसकी आकांक्षाओं पर, और उसके जो लक्ष्य हैं उस पर आधारित होना चाहिए। और संविधानवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है विधि का शासन, कानून का शासन। तो अरस्तू ने कानून के शासन का अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में पुरजोर समर्थन किया, और इतना अधिक समर्थन किया कि वो कानून की लीक से बिल्कुल अपनी पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग नहीं हटाते। तो कानून के शासन का, और सबसे एक और बात उन्होंने कही कि कानून ही संप्रभु है। कानून को उन्होंने जो विवेकपूर्ण जो है सब कुछ भी, और वो कानून के रूप में प्रकट होता है। और कानून को उन्होंने निर्वैयक्तिक, चूँकि कानून कोई व्यक्ति नहीं होता, इसलिए उसके भ्रमित होने की संभावना नहीं रहती है। तो कानून को इतना अधिक महत्व अरस्तू ने दिया, और इसी कारण वो संविधानवाद जो वर्तमान में जिसको हम बहुत मानते हैं, उसके प्रेरक कहे गए। इसी तरीके से यदि अपन देखें तो हमारे यहाँ वर्तमान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत चलता है, मॉन्टेस्क्यू ने इसको वर्तमान में प्रतिपादित किया है, लेकिन जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग अंग हैं, इनके अलग अलग तरीके से ये डील होती हैं, और इनका अलग अलग कार्यक्षेत्र है। ये इसलिए रखा गया शक्ति पृथक्करण कि कोई किसी एक के पास इतनी अधिक शक्ति ना हो जाए कि वो बहुत अधिक भ्रष्टाचार से आचरण करने लगे, क्योंकि शक्ति जब भी इकट्ठी होती है तो वहाँ भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अरस्तू ने व्यवस्थापिका को, कानून निर्माण करने वाली शक्ति को अलग रखा, लागू करने वाली को अलग रखा, और न्याय वाली को अलग रखा। यदि हम पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें ये जो विभाजन है, ये आप किसी न किसी मात्रा में छोटे स्तर पर ही सही ये हमको मिलता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन अरस्तू की इस संदर्भ में भी हमें दिखाई पड़ती है। और अरस्तू का एक यहाँ दृष्टिकोण हमें देखें, अरस्तू ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है, बहुत ही अलग वर्गीकरण किया है। जैसे एक संविधान का उनका नाम है धनिक तंत्र। अब धनिक तंत्र यहाँ पे वो मूल रूप से संपत्ति से रिलेटेड, तो अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र पर क्या प्रभाव हो सकता है, या राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र किस तरीके से मिले जुले हैं, इसके बारे में हमें उनके चिंतन में ये जानकारी मिलती है। क्योंकि और बहुत अधिक उन्होंने कहा कि यदि राज्य में बहुत अधिक अमीर हो जाएंगे या बहुत अधिक गरीबों के बीच का जो बैलेंस है अगर बिगड़ जाएगा तो राज्य में बहुत अधिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात अरस्तू ने की थी मध्यम मार्ग की, कि मध्यम मार्ग, हर बात में उन्होंने गोल्डन मीन, यानी हर चीज़ में उन्होंने मध्यम मार्ग का समर्थन किया। कभी भी वो अतिवादी नहीं हुए, एक्सट्रीम पे नहीं गए। प्लेटो एक्सट्रीम पे गए थे, और इसी कारण से अरस्तु व्यावहारिक हैं और यथार्थवादी हैं। और उनके चिंतन में हमें, जैसे उनके क्रांति संबंधी विचारों को यदि हम देखें तो उसके अंदर बहुत ही तरीके से बताया गया, पहले बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं क्रांति को रोकने के, कि हम पहले ही यदि समस्या आए तो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। पहले न्याय अगर सही तरीके से हो, सभी को अपना जो भी जिसके योग्य है, योग्यता के अनुरूप यदि उसको
चीज़ें मिल जाती हैं और सभी संतुष्ट हों, इस तरीके का एक वातावरण होना चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, मध्यम वर्ग होना चाहिए। लेकिन यदि इसके बावजूद भी बातें नहीं संभल पा रही हैं, ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उन्होंने कई इसके कूटनीतिक उपाय भी हमें बताए हैं और जिनकी चर्चा वर्तमान में भी होती रही है। तो यहाँ पे क्रांति संबंधी विचारों में उनके बहुत ही राजनीति शास्त्र जो है वो एक अलग रूप में सामने आता है और इसको आगे विस्तार जो दिया वो आगे मैकियावेली ने दिया। इस चीज़ को आगे अगर हम देखें कि मैकियावेली ने इसी चीज़ का बहुत अच्छे से आगे विस्तार किया, तो यहाँ पे ये भी हमको देखने की बात है। फिर उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये कि एक शब्द का प्रयोग किया अरस्तु ने और वो है संयत प्रजातंत्र। जब वो संविधानों का वर्गीकरण करते हैं तो प्रजातंत्र के दो भेद करते हैं, एक संयत प्रजातंत्र बताते हैं और दूसरा एक भीड़ तंत्र के बारे में बताते हैं जिसको कि उन्होंने नॉर्मली प्रजातंत्र कहा है। अब यहाँ पे प्रजातंत्र के ये दो रूप आए, संयत प्रजातंत्र और भीड़ तंत्र यानी प्रजातंत्र। तो जो उनका भीड़ तंत्र है या प्रजातंत्र जिसको वो कह रहे हैं, उसमें वो सब बुराइयां हैं जो कि हमारे वर्तमान प्रजातांत्रिक सिस्टम में पाई जाती हैं। और उनका जो संयत प्रजातंत्र है वो संयत प्रजातंत्र वो वाला सिस्टम है जो कि उन सब बुराइयों से दूर है। तो उसके अंदर उन्होंने संयत प्रजातंत्र में कहा कि हमें केवल संख्या पर ही ध्यान नहीं देना है कि बहुसंख्यक हो जाए या बहुत संख्या पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसका भी ध्यान रखना है। तो एक बहुत ही बड़ा विकल्प है उनका संयुक्त प्रजातंत्र का शासन वर्तमान में जो प्रजातंत्र की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हमने अरस्तु के अंदर देखे हैं। और यहाँ से अगर अपन आगे चलें तो अरस्तु के बाद आगे एक्विनास हैं, फिर मार्सिलियो पेडुआ हैं, फिर आगे मैकियावेली हैं, फिर हॉब्स हैं, फिर उसके बाद में आप मॉन्टेस्क्यू हैं। इन सब के चिंतन पर अरस्तु के चिंतन का प्रभाव किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। और अरस्तु के चिंतन में हमें उदारवाद भी मिलता है, आदर्शवाद भी मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी वर्तमान में राजनीतिक चिंतन की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान भी हमें अरस्तु के चिंतन में दिखाई पड़ता है। अब वो समस्याएं राज्य और व्यक्ति के संबंधों को लेकर जैसे हमने पूर्व में चर्चा की है, फिर उसके बाद में कानून को लेकर के कानून को कितनी इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है, और प्रजातंत्र के संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमें अरस्तु के चिंतन में मिलता है। तो राजनीति विज्ञान के इस महान विचारक को हम सभी बहुत ही आत्मीयता और बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं और सदैव हम इनके ऋणी रहेंगे।